वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज पॉलिटी की क्लास 19 है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं संविधान के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों, ये दोनों भाषाओं में पीडीएफ आपको मिल जाएगा यदि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं। तो आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में, पूरा जितना भी मैटर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो साथियों, समय को वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, ये जरूर कहूंगा, आप जो भी क्लास देखिए सीरीज से देखिए तो उसको आप ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। अन्यथा यदि आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है तो चीजें शायद हो सकता है आप समझ ना पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप जान रहे हैं। हम दो बुक्स फॉलो करते हैं, संविधान हमारा एक परिचय और इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। ये इंग्लिश मीडियम में हम फॉलो कर रहे हैं, ये हिंदी मीडियम में फॉलो कर रहे हैं। चलिए साथियों, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। बात यह है कि भारतीय संविधान के सोर्सेस पर जब हम बात करते हैं साथियों, तो सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, इज इट राइट टू से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज द बैग ऑफ बोरोइंग? क्या यह कहना सही है कि भारत का संविधान उधारों का थैला है? क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि भारत के संविधान में बहुत सारी चीजें विदेशों से ली गई हैं। यानी कि भारत में जो चीजें हैं, भारत के संविधान में दो चीजें हैं। एक तो आंतरिक है और दूसरी बाह्य या विदेशी है। विदेशी दूसरे कंट्रीज से ली गई है, विदेशी। अब जैसे आंतरिक की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935। साथियों, भारत आजाद होता है 1947 में, और 1935 का जो प्रावधान आता है, इसी आधार पर 1947 क्या 1950 तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो जाता है, तब तक भारत का शासन प्रशासन 1935 के एक्ट से चलता है। साथियों, ये 1935 का एक्ट कैसे आया था ये मैंने एक बार बताया भी है। हालांकि जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि साथियों, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, और उन्हीं गोलमेज सम्मेलन का जो रिजल्ट निकल कर आया, वही था साथियों भारत शासन अधिनियम 1935, प्रोविजन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935। तो साथियों, हमारा चूंकि संविधान यानी हमारे देश का शासन प्रशासन काफी समय तक 1935 के एक्ट से चला है, इसलिए अधिकांश चीजें भारत के जो संविधान में है वो यहां से ली गई है। चूंकि भारत है, जो भारत है, ये किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो जाहिर सी बात है वो शासन प्रशासन के लिए 8 से 10 साल किसका प्रयोग किए हैं? 1935 के एक्ट का। इसलिए अधिकांश चीज एज इट इज उठा ली गई। समझ रहे हैं? तो चूंकि हमारे जो संविधान वेत्ता थे वो काफी पढ़े लिखे लोग थे, और भारत शासन अधिनियम में 1935 में जो चीजें जेन्युइन थी, जो कि नेचुरल थी, इसको अगर हम 1935 से ना लेते तो कहीं ना कहीं उसे हमें लेना ही पड़ता। या अपने द्वारा बनाकर सीखे, या तो कहीं से उतार ले। आदमी सीखता कैसे भाई? या तो खुद गलतियां कर करके सीखे, और या तो किसी दूसरे से वो प्रेरणा ले। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरणा ली गई है, ऐसा बताया जाता है। 395 अनुच्छेदों में, 395 आर्टिकल्स में 250 के आसपास की जो चीजें हैं वो 1935 के एक्ट से ही ली गई। अगर ना भी ये अधिनियम आता तब भी हमें कुछ चीजें ऐसी रखनी पड़ती ही पड़ती। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब बच्चा, जाहिर सी बात है, जब बच्चा ग्रोथ करता है तो उसको प्यास लगना चालू होती है, तो वो पानी मांगे या किसी दूसरी भाषा में वो चीज को बोले, लेकिन उसे पानी पीना है। अब पेरेंट्स उसको पानी पीने का तरीका सिखाते हैं, कब पानी पीना चाहिए ये बताते हैं। तो वो तो नेचुरल डिमांड है। ऐसे ही अगर भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट से ये चीजें ना भी ली गई होती तो भी हमें ये चीजें चाहिए। अब वो चाहे जिस रूप से चाहिए होती,
मतलब उसका रूप बदलता, उसकी भाषा बदल जाती। तो जो हमारे पास भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान थे, उन्हीं से ही हम चीजें, अधिकांश चीजें उठा ली है। तो यहां पर साथियों अगर हम लोग देखेंगे, तो यहां पर देखिए, बस इसमें क्या लिख देना ही मेन है। इस अधिनियम में सर्वाधिक योगदान है, बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एक्ट। साथियों, संघीय व्यवस्था, मैंने आपको संघीय व्यवस्था, संघीय सिस्टम के बारे, फेडरल सिस्टम के बारे में बात किया है। जब स्टेट और सेंटर में शक्तियों का विभाजन हो, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो उसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, उसे हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। लेकिन हम 1935 के एक्ट से फेडरल सिस्टम तो लिया, लेकिन एज इट इज जो 1935 के एक्ट में फेडरल सिस्टम था, उसको नहीं लिया। हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित नहीं है। बात समझ रहे? जिसमें सेंटर ज्यादा पावरफुल है, स्टेट कम पावरफुल है। यानी कि इसी को हम अर्ध संघात्मक कहते हैं, सेमी फेडरल सिस्टम कहते हैं। दूसरा साथियों, न्यायपालिका की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, उसके बाद राज्यों के मतलब राज्यों में जो हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं, वो होने चाहिए। उच्च न्यायालय के बाद फिर आपके जिला न्यायालय होने चाहिए। फिर उनके बाद कई पीढ़ियां हैं, मतलब कई उसमें सेक्टर्स बटे हुए हैं। लोक सेवा आयोग, समझ रहे हैं? स्टेट लोक सेवा आयोग है या केंद्र लोक सेवा आयोग है, जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम कराती है। राज्यपाल का कार्यालय, यहां गलती से कार्यकाल लिख दिया गया था, कार्यालय है। यानी कि राज्यपाल, यानी कि साथियों गवर्नर का जो ऑफिस का रूल्स रेगुलेशन है, वो यहीं से लिया गया है। दूसरा, प्रशासनिक विवरण इत्यादि यहीं से लिए गए। कार्यकाल, कार्यालय और प्रशासनिक विवरण, किस प्रकार वो प्रशासन में हिस्सेदारी लेगा, वो साथियों यहीं से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। साथियों, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान की जब बात करें, यानी कि प्रोविजन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर हम देखते हैं संसदीय प्रणाली। समझ रहे हैं? संसदीय, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में विधानसभाएं, समझ रहे हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम, द्विसदनात्मक व्यवस्था, समझ रहे हैं? द्विसदन की जो लोकसभा राज्यसभा का हिसाब किताब है, या विधानसभा विधान परिषद, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, यानी कि रूल्स ऑफ लॉ, और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, यानी कि कैबिनेट सिस्टम, मंत्री वगैरह का गठन, ये साथियों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। समझ में आया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए क्या क्या प्रावधान है साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए गए प्रावधान की अगर बात करें, तो साथियों प्रस्तावना का विचार इसमें लिया गया है। जैसे हम भारत के लोग स्टार्ट होता है, समझ रहे हैं? ये अमेरिका में भी ऐसे ही संविधान है। क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है, सबसे पहला लिखित संविधान था, सबसे पहला लिखित संविधान था साथियों। समझ रहे हैं? सबसे पहला लिखित संविधान था। इसलिए ध्यान में रखिए, बहुत सारी चीजें यहां से लेंगे। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले अगर कोई फंडामेंटल राइट्स की बात करता, तो वो अमेरिका का संविधान करता है, जो कि लगभग 6 महीने में बनकर तैयार हुआ। सबसे पहले लिखित, देखिए सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का है साथियों। सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? यूएसए का। तो फंडामेंटल राइट्स की जो भी बातें हैं, समझ रहे हैं, ये यहां से ली गई है। यहां मतलब यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट, इन यूएसए, यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट के नाम से पुकारा जाता है, जो कि भारत में मौलिक अधिकार, और एज इट इज नहीं उठाई गई है, उसको अपने अनुसार चेंज करके उठाई गई है, अपने लिए चेंज करके उठाई गई है। न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति, यानी कि जुडिशियल रिव्यू साथियों, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, समझ रहे हैं? न्यायिक पुनर्वालोकन, न्यायिक पुनर्वालोकन का मतलब मतलब हाई कोर्ट ने कोई निर्णय, कोई डिसीजन ले लिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी उसको देख सकता है, चेक कर सकता है। तो न्यायिक या फिर अपने ही दिए गए वक्तव्य का फिर से वो क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। समझ रहे हैं? उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग, समझ रहे हैं? यहां उपराष्ट्रपति, पूरा पद ही उपराष्ट्रपति का मतलब नियुक्त करना, हटाना वगैरह सब कुछ
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे उपराष्ट्रपति साथियों, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, वहां जब प्रेसिडेंट के स्थान पर जाता है, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो भारत में केवल 6 महीने के लिए वाइस प्रेसिडेंट को वहां पर अपॉइंट किया जाता है और चुनाव करा लिए जाते हैं राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति में वहां क्या है कि जब तक राष्ट्रपति पद खाली रहेगा, यानी कि जैसे 3 साल राष्ट्रपति बने रहे, 3 साल के बाद 2 साल नहीं बने रहे, मतलब उनकी डेथ हो गई मान लो, 2 साल खाली रहा, तो ऐसा नहीं है भारत की तरह केवल 6 महीने ही उपराष्ट्रपति को नियुक्त किया जाएगा, बाद में चुनाव करा लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति वहां पर 2 साल के लिए प्रॉपर बना ही रहेगा। समझ रहे हैं? यानी कि जब तक राष्ट्रपति का पद खाली रहता है, जब तक प्रेसिडेंट की वैकेंसी खाली रहती है, तब तक वो वाइस प्रेसिडेंट ही संभालता है। लेकिन भारत में क्या है, 6 महीने ही केवल है वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद नया चुनाव कराना पड़ेगा, नया इलेक्शन कराना पड़ेगा। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया साथियों, यहां राष्ट्रपति, यहां देखिए, ये एक थोड़ा सा समझिएगा, उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति को हटाना ये गलत है। उपराष्ट्रपति अलग पढ़ो, उपराष्ट्रपति इसको आप अलग पढ़ लीजिए। उपराष्ट्रपति को नियुक्ति, उपराष्ट्रपति का पूरी की पूरी प्रोसेस, वाइस प्रेसिडेंट की पूरी प्रोसेस, ये अमेरिका से ली गई है। लेकिन राष्ट्रपति को सिर्फ हटाने की प्रक्रिया की जब बात करें, अर्थात महाभियोग इंपीचमेंट की बात करें, तो साथियों ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की व्यवस्था साथियों, सिस्टम ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। समझ रहे हैं? आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है भाई? आयरलैंड ये ब्रिटेन के पास का ही एक क्षेत्र है आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। इसको मतलब ये एक तरीके से इंफोर्सेबल नहीं है। इंफोर्सेबल का मतलब इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो हालांकि इसकी बात हम अभी जब नीति निदेशक तत्व तो आएंगे तो वहां पर हम करेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। समझ रहे हैं? वो जब सुविधाएं होंगी तो करेंगे, और ऐसा नहीं है कि कोई नागरिक, राज्य अपने इस कर्तव्यों को, नीति निदेशक तत्वों का पालन नहीं कर रहा है तो कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है इनके खिलाफ। ये बिल्कुल संविधान के द्वारा, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिल्कुल लागू नहीं कराए जा सकते। समझ रहे हैं? राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली, देखो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, इलेक्शन की प्रोसेस, ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, यानी कि नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर इन राज्यसभा, कुछ क्षेत्रों से सदस्य आने चाहिए। ठीक है, आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। बाकी तो हम पढ़ाएंगे ही, आपको बताएंगे ही। कनाडा से लिए गए क्या क्या प्रावधान है, यानी कि कनाडा से क्या प्रोविजन लिए गए हैं। देखिए यहां साथियों, मजबूत संघ सरकार, देखिए फेडरल सिस्टम की जब बात करें हम तो 1935 के एक्ट से आया। लेकिन साथियों, अगर हम फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रांग यूनियन गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो ये कनाडा से ली गई है। मैंने अभी जब थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे यहाँ का जो फेडरल सिस्टम है वो कनाडा से प्रभावित है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, यानी कि रेजिडुअल पावर विद द सेंटर, एंड द सेंटर अपॉइंटेड द गवर्नर द स्टेट, यानी कि जो भी रेजिडुअल, जो भी अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, जैसे भाई 3 सूचियां आप 7th शेड्यूल में पढ़ते हो, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट पर सेंटर कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट कानून बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट पर स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर काम करते हैं। इसके बाद भी कुछ शक्तियां जो बचती हैं साथियों, उसे रेजिडुअल आप कह सकते हैं, रेजिड्यू पावर कह सकते हैं, वो केंद्र के पास ही है। यानी कि सबसे मजबूत अगर कोई है तो केंद्र है फेडरल सिस्टम। राज्यों को भी पावर दी गई है, लेकिन उससे ज्यादा पावर सेंटर को है। दूसरा साथियों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है?
ये देखिए कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, यानी कि जिस पर स्टेट और यूनियन दोनों ही लॉ बनाते हैं। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, समझ रहे हैं? संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, ये आप मुझे बताइए किस आर्टिकल में दिया गया है संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान। ठीक है, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। साथियों ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये बिल्कुल एज इट इज स्टेट पीसीएस में या एसएससी वगैरह एग्जाम में तो एज इट इज पूछ लेता है, बताइए समवर्ती सूची कहां से ली गई है, या व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता कहां से ली गई है, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है। सीधा क्वेश्चन आता है। फ्रांस के संविधान के लिए प्रावधान, मतलब फ्रांस एक ऐसा है देश साथियों जो कि इंडिया की तरह कैसा है, एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन फ्रांस के धर्मनिरपेक्षता, समझ रहे हैं, या पंथ निरपेक्षता जिसे सेकुलर कहते हैं, और इंडिया के सेकुलरिज्म में अंतर है थोड़ा सा। इंडिया सभी धर्मों को मानता है, इंडिया का कोई धर्म नहीं है। इंडिया का यही धर्म है कि सभी धर्मों को समान महत्व देना। लेकिन फ्रांस में किसी भी धर्म को माना नहीं जाता, यानी कि वहां अगर आप पगड़ी सरदार की तरह पगड़ी बांधकर चल रहे हैं तो वो अलाउ नहीं है। मुस्लिमों में अगर बुर्का पहन रहे हैं तो वो अलाउ नहीं है। तो फ्रांस किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को नहीं मानता और अपने नागरिकों में अलाउ भी उसे नहीं करता, समझ रहे हैं? लेकिन इंडिया सभी धर्मों को समान महत्व देती है। इंडिया का कोई खुद का धर्म नहीं है। इंडिया भी सेकुलर है, इसका कोई धर्म नहीं है, क्योंकि ये सभी सभी को विशेष, ये इंडिया जो है सबको ही विशेष तरीके से महत्व देती है, सब धर्मों का सम्मान करती है। लेकिन फ्रांस किसी भी धर्म का सम्मान नहीं करता, यानी कि उसका कोई, अब उनके नागरिक कोई भी धर्म को फॉलो नहीं करने वाले होते हैं। ठीक है, तो फ्रांस के संविधान से लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणतंत्र, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, समझ रहे हैं? ये चीजें ली गई है फ्रांस के संविधान से। वही साथियों गणतंत्रात्मक पर हम अलग से टॉपिक पर क्लास लेंगे, तो वहां पर गणतंत्र का मतलब समझाएंगे, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है साथियों, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल है, उसमें बहुत सारी चीजों का बंधुत्व, समानता और गणतंत्र शब्द के मतलब है। अभी जब हम लोग ये क्लास कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद बारी बारी से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पर कम से कम 3 से 4 क्लासें होंगी, तो उसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। दक्षिण अफ्रीका से लिए गए प्रावधान, संविधान संशोधन की प्रक्रिया साथियों, प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हैं? इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनके निर्वाचन की बात की गई है इसमें। ठीक है, जर्मनी के वाइजर संविधान से क्या लिया गया? आपातकाल में मौलिक अधिकारों की निलंबन की प्रक्रिया। देखिए जर्मनी में लंबे समय तक हिटलर का शासन रहा है, उसने मौलिक अधिकारों को दबाने की ही बात की है नागरिकों के, समझ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो वहां से कुछ चीजें ली गई है। आपातकाल में, हमेशा नहीं, इमरजेंसी की सिचुएशन में कौन से फंडामेंटल राइट्स का निलंबन किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता है, ये अभी सारी क्लासें होंगी, ये सब पर सारे संविधान संशोधन पूरी क्लास है। 1-2 क्लास में संविधान संशोधन कंप्लीट, 2 से 3 क्लास में कंप्लीट होगा, समझ रहे हैं? आपातकालीन के क्या प्रावधान है ये अभी आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, तो अगर अभी यही समय हम डिस्कस करने लगेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। बस अभी ये जान जाइए आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशन में हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स का निलंबन किया जाता है, कौन से का नहीं किया जा सकता, ये पूरी बात जर्मनी के वाइजर संविधान से लिया गया है। ठीक है, सोवियत संघ जब पहले 1991 से पहले जो हमारा रशिया था, वो साथियों यूएसएसआर कहलाता था। तो वहां से कुछ चीजें ली गई हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, समझ रहे हैं, नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा, समझ रहे हैं, आर्थिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है, पॉलिटिकल देखा जाए जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, इकोनॉमिकल जस्टिस क्या है, ये सारी चीजें वहां पर बात की गई है। मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा पर बात की गई है, समझ रहे हैं?
मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य में अंतर समझ में आया हो। जापान से लिए गए प्रावधान क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये जापान से लिया गया है। समझ रहे हैं? और विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब कैसे विधि सब पर लागू होगी, ये यूएसए से लिया गया है। विधि का कैसे मतलब उसे अप्लाई कैसे किया जाएगा, विधि की सम्यक प्रक्रिया। एक मिनट साथियों, यहां तो थोड़ा सा, एक मिनट क्लास। हाँ साथियों, तो यहां पर हमने कुछ बात की, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और साथियों, विधि की सम्यक प्रक्रिया वहां आप यूएसए में लिख लीजिएगा। सम्यक प्रक्रिया, ये यूएसए से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से। विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। विधि का शासन यानी कि रूल्स ऑफ लॉ, या आप कह सकते हैं, हाँ, रूल्स ऑफ लॉ, ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी कि एक तरीके से, इसकी मुझे एकदम एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं आ रही है। विधि की सम्यक प्रक्रिया, सॉरी, ये मैंने कहां से लिख दिया, हाँ, यूएसए से। तो मैं, आप ये कह सकते हैं कि लॉ का कैसे एप्लीकेशन, मतलब लॉ का कैसे एप्लीकेबल, लॉ को कैसे एप्लीकेबल किया जाएगा नागरिकों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि विधि के द्वारा जो लॉ बना दिए गए, वो, ये जापान से लिया गया है। स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है। तो साथियों, यहां आपको क्लियर हो गया, ये चीज याद रखना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग करता है। एक बार इंग्लिश मीडियम वाली ये थोड़ा सा सर्च, हालांकि मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा इसकी क्या वैसे एग्जैक्ट मीनिंग होती है इंग्लिश में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हालांकि मैं आपको कमेंट में जरूर लिख दूंगा क्या है इसका, या अगले सेशन में जब इसके बाद वाला सेशन होगा उसमें मैं शुरुआत में ही बता दूंगा विधि की सम्यक प्रक्रिया की एग्जैक्ट इंग्लिश क्या है, मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। ठीक है। दूसरा, हाँ, ये जरूर है कि कैसे लॉ को अप्लाई किया जाएगा सिटीजन के ऊपर, इसके ऊपर कैसा लॉ, मतलब देखा जाए समान नागरिकों पर समान, मतलब समान स्थिति वाले लोगों पर समान कानून लगेगा, और असमान स्थिति वालों पर असमान कानून लगेगा। यानी कि एक तरीके से उस लॉ में बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। हालांकि जब हम ये पढ़ाएंगे आपको फंडामेंटल राइट्स, तो उसको बहुत विस्तार से आपको बताएंगे, बहुत एक्सप्लेन्ड वे में बताएंगे। ठीक है ना? तो
अब ये बात आती है, अब जैसे हमारा पुराना क्वेश्चन था कि भाई क्या भारत का संविधान उधारों का थैला है? तो अब आपने ये सब कुछ पढ़ा, तो क्या ये बात सही है कि हमारा जो संविधान है उधारों का थैला है? देखिए, ये बात तो एक पक्ष से देखा जाए तो सही लगती है कि भारत का जो संविधान है कॉपी पेस्ट कर लिया गया है। कहीं ब्रिटेन से लिया गया, कहीं आयरलैंड से लिया गया, कहीं दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, कहीं यूएसएसआर से लिया गया, ये लगता है। और 1935 के एक्ट से लिया गया था, वो भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। साथियों, वही वाली पुरानी बात अगर हम कहें, अगर यहां से हम ना भी लेते तो भारत के संविधान में जो चीजें लाई गई हैं वो नेचुरली लानी पड़ती, चाहे हम गिरकर उसे अपने हिसाब से चेंज करते, चाहे हम किसी से प्रेरणा ले लें, किसी से इंस्पायर हो जाए। समझ रहे हैं? तो साथियों, हमने इंस्पिरेशन लिया है अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से, लगभग 60 देशों के संविधान से हमने इंस्पिरेशन लिया है, लेकिन एज इट इज उतार कर हमने चीजें नहीं रख ली है, उसको अपने हिसाब से अमेंडमेंट किया है, अपने देश के हिसाब से अमेंडमेंट किया है, क्योंकि उनके देश की जो डाइवर्सिटी है वो हमारे देश की डाइवर्सिटी से बहुत ज्यादा भिन्न है। हमारे देश का अगर जनसंख्या देखा जाए तो बहुत सारे देशों की जनसंख्या से सबसे आगे है। इस समय अगर देखा जाए तो चाइना के बाद हमारा सबसे, सॉरी, अभी इस समय टाइम पीरियड में तो हमारी ही जनसंख्या सबसे ज्यादा है, चाइना को भी हम पीछे छोड़ रहे हैं। ये बात समझ रहे हैं? तो बात ये है, हम एक नजरिए से कह सकते हैं कि इंडिया इज बैग ऑफ द बोरोइंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज अ बैग ऑफ बोरोइंग, एक पक्ष से कह सकते हैं। लेकिन दूसरे पक्ष को अगर हम देखें तो ये बात भी सत्य है कि हमने अपने लिया जरूर है दूसरों के संविधान से, इंस्पिरेशन लिया है, हमने नकल नहीं की है, इंस्पिरेशन लिया है। और अगर ना भी लेते तो नेचुरली इन चीजों को हमें लगाना ही पड़ता, लाना ही पड़ता, क्योंकि ऐसे ही देश चल पाएगा, दूसरे तरीके से नहीं। ठीक है? क्योंकि अगर हम खुद की गलतियों से कर करके सीखेंगे, खुद की गलतियां करके सीखेंगे, तब तो हमें बहुत समय लगेगा। तो ऐसे में किसी से, जो ओल्ड लोग हैं, जो हमसे एक तरीके से मेच्योर लोग हैं, अगर उनसे हम इस चीज की प्रेरणा ले रहे हैं तो क्या ही गलत है इसमें। ठीक है? तो साथियों, आज की ये क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी, और फिर अगली क्लास में हम साथियों अनुसूचियों पर विशेष करके बात करेंगे। ठीक है? शेड्यूल्ड पर बात करेंगे। तो अगर जहां भी चीजें ना समझ में आई तो प्लीज आप जरूर पूछ लिया करिए। थैंक यू साथियों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।